यूक्रेन में युद्ध के हालातों को जूझते हुए अपने वतन भारत लौटे शामली शहर के स्टूडेंट जो एमबीबीएस की पढ़ाई यूक्रेन में कर रहे थे, अंश भार्गव और मानवी भार्गव, आज अपने शहर शामली लौट गए हैं। शामली में उनको बहुत पलकों पर बैठा करके उनका स्वागत किया गया। यूक्रेन में युद्ध के हालात बहुत खराब थे। उन्होंने यहाँ आकर, शामली में आकर अपनी सारी स्थिति, जैसा कि यूक्रेन में वो झेल रहे थे, बंकर्स में कैसे रह रहे थे और रोमानिया की सीमा पर वो कैसे पहुंचे, उन सारी चीज़ों को दोनों भाई बहनों ने यहाँ पर बताया है। मीडिया का धन्यवाद किया है और भारत सरकार का भी उन्होंने धन्यवाद किया है। अंश, आप यूक्रेन से इंडिया पहुंचे हो जी। किस कंडीशंस में आप यहाँ पर पहुंचे हो, क्या माहौल रहा है वहाँ पर? देखो, माहौल तो वहाँ का बहुत अभी भी तनाव भरा माहौल है, क्योंकि एक पैनिक सिचुएशन हो रखी है। वो देशवासी अपना बचाव करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहे हैं कि हम कैसे बचाएं। मतलब वहाँ पे स्थिति ऐसी हो रही है कि जिसको करना है वो खुद से करना है। अब यूक्रेनियन में अब मेरे दोस्त वगैरह जो खारकी वगैरह, सूमी वगैरह रह रहे हैं, मेरी कंटिन्यूसली उनसे बात हो रही है। उनके पास अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं आ रही कि वहाँ कोई बॉर्डर पहुँचा दे, क्योंकि वहाँ पे अभी मार्शल लॉ लगा हुआ है, बाहर नहीं निकल सकते हैं और बमबारी लगातार हो रही है। ये नहीं पता कहाँ हो जाए। मिलिट्री का पूरा वहाँ पे आर्मी, मिलिट्री ने, जो रशियन आर्मी है, उन्होंने सब घेर रखा है। जहाँ पर आप यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ से लेकर के रोमानिया बॉर्डर तक आप अपने एक्सपेंसेस पे आए हैं या वहाँ की गवर्नमेंट ने या किसी और गवर्नमेंट ने आपको पहुँचाया? वहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं किया कुछ भी, क्योंकि वो खुद ही ऐसा है। अभी वो अपनी जान बचा ले, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो हमारे लिए क्या ही करेगी? हमें जो भी करना है वो खुद से करना है। तो रोमानिया बॉर्डर तक वो हम अपने खुद के एक्सपेंस से, खुद के रिस्क पे आए हैं, बस के आगे भारत का झंडा लगा के, जिससे हमको कोई कुछ ना कहे। इस तरीके से हम वहाँ से निकले हैं। और रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमने, मतलब 24 घंटे लगे हमको क्रॉस करने, वहीं बैठे रहे 24 घंटे इंतजार में। क्रॉस करने के बाद, उसके बाद जो रोमानिया में इंडियन एम्बेसी है, उन्होंने बहुत हमारी सहायता की। बसें चल रही हैं लगातार, होटल में बच्चे पहुँचाए जा रहे हैं, जिनकी फ़्लाइट है उनको भेजा जा रहा है। तो उस तरीके से सारा ऑपरेट चल रहा है, बट थोड़ा कम धीमे चल रहा है, जिस हिसाब से कंडीशन डे बाय डे वहाँ पे बहुत ख़राब हो रही है। बट उस हिसाब से बच्चे इंडिया नहीं आ जाए। जब आप बता रहे हैं कि आप इंडिया फ्लैग जो लगा करके चले थे, क्या बीच में किसी ने रोका? अगर रोका तो क्या इंडिया फ्लैग की वजह से आगे जाने दिया? कैसा देखने को मिला? देखो, जगह जगह वहाँ पे चेक पॉइंट थे। हम बॉर्डर जा रहे थे तो इंडियन फ्लैग बसें जा रही थी, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, हमको सीधा जाने दिया। किसी तरह की रोक नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचे, वहाँ क्या हालात देखने को मिले थे आपको? वहाँ पे हालात बहुत ख़राब से भी ख़राब मान के चलो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में इंडियन पहुँच चुका है अपने आप को बचाने के लिए। गवर्नमेंट से क्या अपील करोगे आप, और वतन पहुंचकर कैसा लगा है? देखो, इतना सब कुछ हो रहा है वो गवर्नमेंट की वजह से ही हो रहा है। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है हमारे लिए। जितने भी जो हमारी आवाज़, अब तक इससे पहले रेस्क्यू नहीं हो रहा था, बट मीडिया वाले लोगों ने हमारी आवाज़ उठाई, हमको रोज़ न्यूज़ चैनल पे लिया, हमारी सिचुएशन जानी। तो इस चीज़ तरीके से हम जल्द से जल्द आए हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत सही कर रही है, बट वो जो चल रहा है बहुत धीमे चल रहा है। फ्लाइटें रोज़ 2 जा रही हैं। क्या वहाँ पे किसी और दूसरे देशों ने भी अपने नागरिकों को, स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट किया है? आपकी जानकारी में है कुछ? बिल्कुल है। जो दूसरे देश के हैं, जो वहाँ पे बच्चे थे, तो उनकी एम्बेसी ने उनको वॉर होने से पिछले 15 दिन पहले ही उनको सतर्क कर दिया था और उनको सीधा ये कह दिया था कि आप अपने अपने देश लौट जाइए, यहाँ पे कंडीशन ख़राब है। तो वो किस तरीके से अपने टिकट बुक करके लिए या उनको एयरलिफ्ट किया गया? उस टाइम पे कंडीशन इतनी नहीं ख़राब थी। उस टाइम ये था कि हाँ, वार हो सकती है। वार होने के मतलब लाइक 20 दिन पहले, तो उस टाइम इतनी कंडीशन नहीं ख़राब थी। लोगों को कह दिया था अपने देश चले जाइए, तो सब अपने अपने एक्सपेंस पे वो जैसे नॉर्मल फ्लाइट करा के वापस हुए हैं। अच्छा, वहाँ लेकिन अब से 6 दिन पहले क्या हुआ था कि फाइटर प्लेन्स की आवाज़ हमें पूरी रात सुनाई दी। हमने सोचा कि नॉर्मल होगा, कुछ ऐसा नहीं लगा। उसके बाद सुबह न्यूज़ आती है कि बॉम्ब हमारे से 2 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट पे गिरा है। हमने उसकी आवाज़ भी सुनी है और उसकी रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें भयंकर धुआं उठ रहा है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा पैनिक की हो गई थी। उसी के 2 मिनट बाद सिटी अलार्म बोल गया, एमरजेंसी अलार्म जिसे बोलते हैं, कि आपकी पूरी एक सिटी क्रिटिकल सिचुएशन में है इस टाइम। वो सिचुएशन ऐसी थी कि हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। लगातार न्यूज़ आती रही, रशियन फाइटर प्लेन्स आते रहे और लगातार 3 दिन आसमान में फाइटर प्लेन्स चलते रहे। न्यूज़ यही आती रही कि यहाँ वार हो चुकी, यहाँ पर बॉम्ब गिर चुके। सिचुएशन बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई। एट द लास्ट मोमेंट जब हमें पता लगा कि हमारी यूनिवर्सिटी बंद हो गई है, अब वो ऑनलाइन चलेगी, तब हमने इवानो छोड़ने का डिसीजन ले लिया था।
1000 बच्चा एक साथ इवानो से निकला है। उसके बाद हम गए थे रोमानिया बॉर्डर, वहाँ की सिचुएशन और भी खतरनाक थी। वहाँ 3000 से 4000 बच्चा बॉर्डर क्रॉस करने के लिए लड़ रहा था आपस में। ग्राउंड लेवल पे बच्चों के ऊपर फायरिंग हो रही थी, रबर फायरिंग हो रही थी। भीड़ इतनी थी और -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, और वहाँ बच्चे रशियन वॉर से ना मरते तो ठंड में मर जाते। आज भी कंडीशन वहाँ की ज़्यादा अच्छी नहीं है, हर एक बच्चा बहुत प्रॉब्लम में है। गवर्नमेंट से सिर्फ इतनी ही अपील है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी सारे बॉर्डर्स को खुलवा के ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइटें अरेंज करके हर बच्चे को अपने वतन वापस लौटा दो। अभी वहाँ कितने और स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, और आप लोग किस फ्लाइट से आए हो यहाँ पे? वहाँ पर 18,000 बच्चा है टोटल जो मेडिसिन कोर्स में पढ़ रहा है, और लगभग 4,000 बच्चा वापस आ गया। बहुत बच्चा अब भी वहाँ पर है, और सिचुएशन इतने ख़राब है कि हमारे पास सोचने का भी टाइम नहीं है। सरकार को जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट अरेंज करवा कर वहाँ से बच्चा निकलवा। वहाँ की जो सरकारें हैं उन्होंने कोई इंडियंस जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई मदद की हो किसी प्रकार की? जब हम रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किया उसके बाद रोमानिया के एनजीओ ने हमारी बहुत हेल्प करी, खाने पीने की पूरी व्यवस्था, रहना वगैरह वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। और हम एज ए रेस्क्यूअर वहाँ पर जा रहे थे, हम वहाँ से रेस्क्यू हुए हैं, तो उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प करी। वहाँ पर टैक्सी, होटल, सब कुछ हम लोगों के लिए। इंडिया गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? इंडियन गवर्नमेंट से सिर्फ इतनी ही अपील है कि वहाँ पर बचे हुए लोग सिर्फ बच्चे ही नहीं, तुम्हारे भारत के डॉक्टर्स हैं, प्लीज़ उन्हें जल्दी से जल्दी उनके माता पिता के पास भेज दीजिए। कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, और आज एक इंडियन स्टूडेंट की वहाँ पर डेथ भी हो गई। आपने कुछ वहाँ के जो बच्चे हैं जो अभी भी हालात से जूझ रहे हैं, क्या उनसे कुछ बात हो पाई है आपकी? वो किस हालात में है अभी? इस समय वहाँ बच्चे इतनी प्रॉब्लम में हैं, किसी का पासपोर्ट खो गया, किसी का मोबाइल खो गया, बच्चे ज़मीनों पे पड़े हैं, भीड़ हो रही है। लड़कियाँ आप समझ सकते हैं किस कंडीशन में इस टाइम होंगी। जिसे वो शेल्टर का नाम दे रहे हैं वो -10 डिग्री सेल्सियस में बच्चों को रख रहे हैं। वॉशरूम की कोई सुविधा नहीं है, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है, बच्चे आग जला के रह रहे हैं। और इस समय वहाँ पर स्नो फिर से स्टार्ट हो गई है। अब आप ये बताइए, जो एकमात्र साधन स्नो आग का था, अब वो बच्चे आग भी नहीं जला पाएंगे। बंकर्स में एक रहने के जो ठिकाने बनाए गए थे, वहाँ इंडियन स्टूडेंट्स को क्यों नहीं एंट्री मिली? आपने अभी कहा था जब हम किसी देश में जाते हैं तो पहले उस देश की प्रायोरिटी होती है। वास्तविकता की बात है, अगर इंडियंस होंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पहले इंडियन का बचाव करने की कोशिश करते हैं। उस समय हम वहाँ फॉरेनर्स थे। वहाँ आपको ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग इंडियन हैं और ये यूक्रेन के लोग हैं? वो पॉजिटिव थिंकिंग उनकी नहीं थी? देखो सर, ये 2 देशों की वार है, और इन 2 देशों में हमारा इंडियन भारत के किससे अच्छे संबंध है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। मान लीजिए रशिया से इंडिया के बहुत अच्छे संबंध हैं, तो यूक्रेनियन हमारा साथ नहीं देते। शामली से जनवानी न्यूज़ के लिए अनवर अंसारी, शामली।